सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? भाई लॉकडाउन तो ख़त्म होने से अभी रहा नहीं है, तो तैयारी ऑनलाइन कीजिएगा। आज हमें जानना है हिंदी की क्लास में संधि से जुड़े मुख्य अपवाद तथा प्रश्नोत्तर। अपवाद वाली स्थिति जो हमारे दिमाग में डाउट पैदा कर देती है, एक शक वाली स्थिति बन जाती है। संदेह होता है कि ये ठीक है नहीं है, अगर ऐसा है तो क्यों है। तो ऐसे कुछ अपवाद आपके सामने आज लाए गए हैं, आपके सामने अपवाद है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि हमने जैसे संधि के नियम पढ़े, ये नियम से थोड़े परे होते हैं, अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अपवाद की स्थिति आ जाती है ना, तो वहां संधि ना पूछते हुए संधि विच्छेद पूछा जाता है। जब अपवाद की स्थिति होती है, जब कोई सवाल ऐसा होता है जो नियम से परे होता है, तो वहां पर संधि नहीं पूछी जाती है, वहां संधि का विच्छेद पूछा जाता है कि इसका सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद, ठीक है। तो वहां आपको संधि विच्छेद भी एकदम सही होना चाहिए। तो वही स्थिति और आज हमें एक्सरसाइज भी करनी है, प्रश्नोत्तर भी लाए गए हैं संधि से जुड़े हुए, क्योंकि संधि लगभग हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखें, स्वर संधि और व्यंजन संधि के थोड़े से ये अपवाद वाली स्थिति यहाँ पर आ जाती है हमारे सामने। तो इनके अर्थ जान लेंगे। जैसे बात आई स्वर संधि और व्यंजन संधि के अपवाद, कुछ अपवाद में जाएंगे इसमें और कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, पहला इसमें लिया गया है मार्त और अंड। मारतंड, मारतंड का सीधा सीधा अगर हम अर्थ देखें तो मारतंड का अर्थ होता है सूर्य। मारतंड का क्या अर्थ होता है? सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है मार्त। अब मारतंड का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो वो होगा मार्त और अंड। बहुत से इसका अलग ही मतलब अलग ही संधि विच्छेद कर देते हैं, नहीं। ये मार्तंड, मार्त का मार्त घन अंड वाली स्थिति आ जाएगी। अब ये लोग सोचते हैं कि इसमें आ है और इसमें भी आ है, तो सजातीय है। अपवाद कहाँ छेड़ता है वो देखिएगा। देखिए, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो हमने कहा था सजातीय होगा तो दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो दीर्घ संधि में तो कंडीशन ये वाली लागू होती है, आ हो जाना चाहिए मारतांड। अगर इस हिसाब से देखा जाए, मार्त और अंड को जब जोड़ा जाएगा, ऐसी संधि की जाएगी तो बनेगा मारतांड। लेकिन हम मारतांड नहीं पढ़ते हैं, हमें जब भी लिखा हुआ देखा होगा मारतंड ही होता है। तो ये अपवाद की श्रेणी में इस टाइप के शब्द आ जाते हैं। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, इसका संधि विच्छेद सही रखना होता है, समझे भाई। हमने बताया था सजातीय होंगे और छोटा आ दीर्घ ह्रस्व मिलकर के बनाते हैं दीर्घ आ। लेकिन यहाँ पर तो मारतांड नहीं है, यहाँ तो मारतंड ही रह गया, तो ये अपवाद की श्रेणी में जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए लाए गए हैं। तो मारतंड का अर्थ जानते हैं सूर्य होता है। अगला देखते हैं अन्य। अन्य, अब देखिए फिर यहाँ पर अन्य में अ है और यहाँ भी अ है। तो नियम तो ये कहता है कि जब ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलेंगे तो दीर्घ आ हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही स्थिति कि अन्य और अन्य मिलकर के तो अन्योन्य हो रहे हैं, मतलब कि गुण संधि, ए ओ अर वाली स्थिति। तो गुण संधि तो तब होती है, ए ओ अर तो तब होता है जब ये विजातीय हो, लेकिन सजातीय होने के बाद ये दीर्घ नहीं बना रहे हैं। तो ये सब किस श्रेणी में जा रहे हैं? ये सब अपवाद की श्रेणी में जाते हैं, जब हमारा नियम गलत होने लगता है। तो हमें अपना नियम गलत नहीं करना है, हमें उन अपवादों को पहचान में रखना है कि वो अपवाद कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये अन्य हालांकि यहाँ पर आ होना चाहिए, लेकिन ये नियम से परे हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अपवाद की श्रेणी में जाएंगे। ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अन्योन्य, अन्य की बात आ रही है, लगभग सभी जानते हैं। यहाँ भी बात बताई थी, देखिए विलक्षण चिन्ह की बात आती है। ये जब अलग लक्षण दिखाता है, जब दो स्वर एक साथ लिखने की कंडीशन आ जाए, तो ये पहला वाला पूरा लिखा जाता है और दूसरे वाले में ये विलक्षण चिन्ह लगा दिया जाता है। ये बात भी आपको बताई थी, अ का काम करता है अन्योन्य, ठीक है। अगला देखते हैं स्व ईर। अब यहाँ अपवाद क्या है? स्व और ईर की स्थिति, यहाँ पर अ है
और यहाँ बड़ी ई है। देखिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अपवाद सारे आपके काम के ही हैं और ये पूछे भी जाते हैं ज्यादातर, इसलिए लिए गए। अ और ई की बात आई है तो अ और ई विजातीय है, विजातीय से हमारा बनना चाहिए गुण संधि। यही तो हमने पढ़ा था, विजातीय यदि होंगे तो उससे गुण संधि बनेगी, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर बन रही है वृद्धि संधि। स्वैर अपवाद की श्रेणी में आ गया। तो स्व और ईर मिलकर के बनाते हैं स्वैर। स्वैर का मतलब जानते हैं? लंपट, मूर्ख, व्यभिचारी, ऐसा कह सकते हैं। तो जो लंपट होता है, मूर्ख, व्यभिचारी, स्त्री हो या पुरुष हो, वो स्वैर और स्वैरिणी वाली स्थिति आ जाती है। तो स्वैर की स्थिति क्या होती है? लंपट हम कह सकते हैं, मूर्ख, व्यभिचारी जो होता है वो। तो स्वैर का संधि विच्छेद समझ गए कैसे होता है? स्व, अ और ई। हालांकि जब विजातीय होंगे तो गुण संधि होती है, लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं दिखाई दे रही है, स्वैर ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर हमें वृद्धि संधि दिखाई दे रही है, इसलिए इसे अपवाद के चैप्टर में लिया गया है। उत और स्थान, अब इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनना है? देखिए उत्थान शब्द जो बना है, संधि जो हुई है वो उत्थान। अब इसका विच्छेद क्या होगा? उत्थान का। तो जब ते और थे वाली स्थिति आ जाती है ना, तो देखिए ते उत हो जाता है और ये स्थान हो जाता है। अब जैसे हम कहते हैं उत्थित, उत्थित, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। उत्थित नहीं समझ आ रहा तो ये पता है स्थिति क्या होगी? उत घन स्थित। और ये आपसे कभी भी संधि नहीं पूछी जाएगी कि ये संधि कौन सी हो रही है, क्योंकि सबको पता है ये अपवाद की श्रेणी में आता है। इनका सिर्फ विच्छेद पूछा जाता है। उत्थान कब होगा? उत्थान से समझिए उत्थान कब होता है। अब हम सोचे कि उत अलग कर दे और थान अलग लिख दें या उत अलग लिख दें, स्थिति कुछ भी बना दे, नहीं, वो चीज नहीं। उत का मतलब, उत जो है वो उपसर्ग है और उत का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर, स्थान, ऊंचा स्थान। तो उत्थान हो रहा है ना इस शहर का, जैसे हम कहते हैं इस शहर का उत्थान हो गया या इस जिले का उत्थान। उत्थान का मतलब क्या होता है? ऊंचा, ऊंचाई पर जाना। तो उत स्थान, कैसा स्थान मिल रहा है? उच्च स्थान, उच्च स्थान मिल रहा है, तो उत्थान हो जाएगा। उत्थित वाली कंडीशन आ जाएगी तो उसमें भी यही है, उत और स्थित। वह चीज उत्थित है। उत्थित का मतलब उत और स्थित, ऊंची स्थिति पर है। उत्स्थित बन जाएगा उत्थित। ये एक और एग्जांपल आपको समझा दिया गया। अगला देखें, अक्ष ऊहिनी, ए ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, छोटा ओ। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए अक्ष का अ और ऊ, तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, गुण संधि में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर वही देखिए ये वाली कंडीशन तो वृद्धि संधि की हो रही है। मैं कह रही हूँ ना कि आपको संधि नहीं बतानी है इसमें। संधि का नाम अगर कहेंगे तो फिर विच्छेद से गलत हो जाएगा, विच्छेद से कर रहे हैं तो संधि गलत बैठ रही है, ये अपवाद में है सब। तो अक्ष ऊहिनी, ए ऊ मिलकर के छोटा ओ बनाते हैं और छोटा ओ जो जाता है वो गुण संधि में ऐसे, लेकिन यहाँ हो रही है वृद्धि संधि। अक्ष ऊहिनी, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अक्ष ऊहिनी, देखिए अक्ष का मतलब यहाँ पे होता है रथ। बहुत से संधि पढ़ते लेकिन उनका अर्थ भी आपको जानना जरूरी है। अर्थ का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या अर्थ दे रहे हैं। अक्ष का अर्थ रथ भी होता है, ऊहिनी का अर्थ होता है समूह से जुड़ा हुआ, हम कह सकते हैं समूह युक्त। तो ऐसी सेना, अक्षौहिणी जो है वो एक सेना है। अक्षौहिणी चतुरंगी सेना जिसे कहा जाता है। चतुरंगी में आपके गज सेना आ जाती है, अश्व सेना आ जाती है, पैदल सेना आ जाती है, और एक और आती है, एक और ध्यान नहीं आ रही है भाई, गज सेना, अश्व सेना, बल सेना, घुड़ सेना, ठीक है। तो चार सेना। अब अक्ष का अर्थ होता है रथ और ऊहिनी का अर्थ होता है समयुक्त, तो रथ से युक्त, रथ सेना आ गई है, ठीक है, चौथी। तो रथ से युक्त जो सेना होती है जिसमें रथ वगैरह सभी शामिल होते हैं, चतुरंगी, चार प्रकार की सेना, वो कहलाती है अक्षौहिणी। लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर स्थिति ये होगी अक्ष और ऊहिनी। कहा था ना दोनों का ही अर्थ होना चाहिए संधि करते समय, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है सारंग। अब होने को तो सारंग को जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? सार घन आंग करेंगे क्या? आंग तो नहीं होगा, ठीक है, अंग होता है। तो सार और अंग। अब अ मिला, अ और आ मिलकर के तो आ बन जाना चाहिए, लेकिन तब भी ये छोटा आ ही है। अब ये क्या मुश्किल आ गई? तो मुश्किल कुछ नहीं है, ये अपवाद की श्रेणी में,
इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सार अंग हो जाएगा सारंग। सारंग का संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो कैसे करना है, सार और अंग कर देना है। सारंग कई पर्यायवाची होते हैं इसके, घोड़ा कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, पक्षी कह सकते हैं, सारंग बाज पक्षी में आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। अगला देखें नमः और कार, ये तो खैर आपने संधि में पढ़ा ही था, नमः और कार, तो यहाँ पर स्थिति आ जाएगी नमस्कार की। क्या स्थिति आ जाएगी, नमस्कार की स्थिति आ जाएगी विसर्ग संधि में। ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है। बस ये है कि इसमें चेंजिंग क्या हो रही है, विसर्ग ना लिखते हुए यहाँ पर क्या हो जाता है, विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। तो बाकी आपको समझ में आया, मार्तंड है, अन्योन्य है, हालांकि ये संधि के नियम से परे है, मतलब अलग है। मार्तंड सूर्य है, स्वैर का मतलब होता है लंपट, मूर्ख या व्यभिचारी, उत्थान का मतलब ऊंचे जाना, अन्योन्यो अन्य की बात आती है, अक्षौहिणी चतुरंगी सेना कहलाती है, सारंग जो है वो घोड़ा पानी कई चीजों का पर्यायवाची है। नमस्कार, ओहो अभी और भी है, अभी और भी है, देखिए पर और अक्ष, फिर वही वाली बात आ गई, पर और अक्ष में देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर भी आ है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर बड़ा आ, दीर्घ आ नहीं हो रहा है और यहाँ हो रही है गुण संधि, अगर परोक्ष को देखा जाए तो। लेकिन मैंने कहा था ना कि संधि करते समय में ध्यान के रखना दोनों ही शब्दों के अपने में अर्थ होने चाहिए, वो संधि बहुत बढ़िया है। चाहे अब नियम से थोड़ा पर हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो पर अक्ष, तो पराक्ष ना होते हुए क्या हुआ है, ये परोक्ष हो गया, ये गुण संधि कहला रहा है यहाँ परोक्ष। तो यहाँ पर संधि नहीं पूछी जाती। जब ऐसे अपवाद आते हैं तो उनमें मैंने आपको बताया है कि क्या किया जाता है, उसका संधि विच्छेद ही करवाया जाता है। तो पर अक्ष, पर का मतलब होता है परे, अलग, सामने जो ना हो। अक्ष का मतलब यहाँ पर होता है, अक्ष किसका पर्यायवाची, अक्ष आंख, अक्षी, अक्षुलोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची। तो अक्ष से परे हो, मतलब आंखों के सामने जो ना हो वो क्या कहलाता है, परोक्ष कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। भास्कर, फिर वही वाली स्थिति देखिए, ये विसर्ग का यहाँ पर क्या कर दिया है, से कर दिया है भास्कर। हालांकि हमने स्थिति ज्यादातर क्या देखी थी कि विसर्ग के बाद यदि क्या आएगा तो जो विसर्ग है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ पर विसर्ग का से में परिवर्तन हो रहा है। भास्कर, भास्कर भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। परोक्ष बता दिया गया है, आंख के सामने ना हो, आंखों के समक्ष ना हो। अब देखिए ये बहुत ज्यादा प्रौढ़, अब प्रौढ़ का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद प्र और ऊड़, ए ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, लेकिन गुण संधि ना होता है यहाँ पर वृद्धि संधि वाली, लेकिन यहाँ पर हम संधि का नाम नहीं देंगे, यहाँ हमें संधि का नाम नहीं देना, हमें यहाँ पर इसका संधि विच्छेद सही रखना है। तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्र और ऊड़ की स्थिति। प्रौढ़ का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रौढ़ प्राचीन भी कह सकते हैं और काफी पुराना वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, प्रौढ़ की स्थिति। अगला आता है देखिए समकृति, हालांकि संस्कृति है। आप संस्कृति को कैसे तोड़ेंगे, संस्कृति को कैसे विच्छेद करेंगे इसका, समकृति। तो देखिए इसका सही विच्छेद जो होगा सम और कृति। अब बहुत से करते हैं संस अलग कर देंगे और कृति अलग कर देंगे, नहीं, सम और कृति। सम का मतलब संपूर्ण से होता है, पूरे से होता है, कृति रचित रचना होती है, तो संस्कृति बन जाएगा। कुल और अटा यह आ जाता है, कुलटा। कुलटा क्या होता है, और कुलटा को विच्छेद, इसका विच्छेद कैसे होगा, तो कुल को अटाने वाली जो व्यभिचारी होती है ना, स्त्री, स्त्री जो गलत कार्य करने वाली होती है, ठीक है, कुल और अटा करने वाली, कुल को अटा करने वाली, बुरा करने वाली कुलटा कहलाती है। व्यभिचारिणी स्त्री हम कह सकते हैं, व्यभिचारिणी। तो कुल और अटा बन जाएगा कुलटा। अगला देखिए लंबोष्ट। अब ये ए और ओ मिलकर के तो दीर्घ होना चाहिए, ये वाली स्थिति होनी चाहिए, दीर्घ औ की वृद्धि वाली स्थिति, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं हो रही है। ये देख लीजिए, लंब है, ओष्ठ है, तो ये लंबोष्ठ एक मात्रा वाला बन गया, संधि का नाम नहीं देंगे।
अलग संधि देखने में सभी जान रहे हैं, ए ओ और आने पर गुण संधि है, लेकिन गुण संधि यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, अपवाद में जा रही है। लंबोष्ट, ओष्ठ का मतलब होंठ होते हैं, लंबे यानी कि लंबे, तो लंबोष्ठ लंबे होंठ। वाच्य पति, देखिए च आ गया और ये पति आ वाली स्थिति आ गई, वो तो बन गया विसर्ग का से, वाचस्पति। वाचस्पति एक हम कह सकते हैं ऋषि का भी नाम था, इसके अलावा वाचस्पति वेद को हम कह सकते हैं, बृहस्पति जो ग्रह है उसको भी वाचस्पति कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके अपवाद में थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो इससे जुड़े हुए, संधि से जुड़े हुए एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है, इसमें हमें क्या करना है, संधि विच्छेद का सही चयन करना है, कीजिए। हिंदी में तो आप अब इसके नोट्स बनाते रहा कीजिए, और जब क्लास चला करें तो कॉपी लेके बैठ गए, एकदम 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 जल्दी जल्दी कर दिया, और बताइएगा जरूर कि आपके इसमें कितने सही होंगे, कितने भी सवाल हैं, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पता कीजिएगा। देखिए किंचित, किंचित किंचित का संधि विच्छेद हमसे पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद कौन सा सही लग रहा है आपको, किंचित, किमचित, किंचित, किंचित, किंचित का इसमें जो सही होगा किंचित का संधि विच्छेद वो होगा किंचित, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन की स्थिति आ रही है यहाँ पर। अगला देखें दुर्नीति, तो दुर्नीति के आधार पर हमें क्या करना है, इसमें कौन सा सही होगा, वैसे तो दुर उपसर्ग, अगर दुर्नीति में उपसर्ग पूछा जाए, उपसर्ग की यदि बात आए तो दुर उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है, तो उस आधार पर हमें कहना पड़ेगा ये दुह नीति, बुरी नीति, दुर्नीति। दीपावली, दीपावली का विच्छेद, दीपावली, 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 दीपावली नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। दीप, दीपों की अवली, अवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। जब दीपावली होती है तो क्या होती है, सीध में क्या होता है, ये दिए जलाए जाते हैं, एक ही पंक्ति में रखे जाते हैं ना सबके सब, तो अवली, दीपों की अवली, कतार लाइन वाली स्थिति आ जाती है, तो दीप और अवली हो जाएगा दीपावली। अगला है किन्नर, किन्नर को कैसे तोड़ेंगे, वही स्थिति, किम और नर, किन्नर। अगला दे रखा है रमेश, रमेश की स्थिति, रमा का ईश, रमा का स्वामी, तो कौन सा सही होगा, ये ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, रमा का ईश, रमेश, ये सही हो जाएगा। अगला है गवीश, गौ का स्वामी, गाय का स्वामी, गवा ईश नहीं होगा, अगर ईश का मतलब है तो गवा का मतलब नहीं है, गौ का मतलब नहीं दे रखा, ऐश दे रखा है, गाय का ईश, लेकिन हमें क्या करना है, गवीश को तोड़ना है, गवीश में से हमें संधि विच्छेद करना है, तो फिर गो और ईश, गो का स्वामी, गो ईश हो जाएगा, ये वाला सही है। सखिएव, सखिएव को कैसे करेंगे, देखिए ये से पहले व्यंजन आधा है या संधि की पहचान, तो ई पहले आया होगा, ई के बाद कोई स्वर आया होगा, तो यहाँ पर स्थिति आ है, ई है, ई है, तो सखी ये वाला सही होगा, सखी, और एव तो हो जाएगा सखीएव, एक मात्रा है ना, तो एक मात्रा की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, सखी एव सखीएव। आगे देखें, सवाल चेंज हो गए हैं यहाँ पर, यहाँ बात आ रही है कि दिए गए विकल्पों शब्दों में से कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है, दिए गए विकल्पों में से चुनिए, इसमें से संधि कौन सी हो रही है हमें ये बताना है। अब परिणाम में तो संधि हो गई, ठीक है, संधि कौन सी हो रही है बताइए जरा, परिणाम में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं, तो परि और नाम, व्यंजन संधि, ठीक है। अगला देखें, भारतेंदु, भारतेंदु, भारत तथा इंदु, अ और ई मिलकर के बना रहे हैं ए,
ए बन रहा है भाग ते, और ए जो आता है वो आता है गुण संधि में। अब यहाँ पर गुण संधि तो दे ही नहीं रखी, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ऑप्शन पे छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए क्या क्या दे रहे हैं, व्यंजन संधि नहीं होगा, ठीक है, व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुण संधि, गुण संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि, आच्य संधि के अंतर्गत 5 भेद बताए थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो गुण आया था ना उसमें, तो गुण संधि, ये जो संधि है ये स्वर संधि की का उदाहरण है। भारतेंदु में कौन सी संधि है, स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है, गुण संधि। नेक्स्ट देखें नद्यंबु, नद्यंबु में कौन सी संधि बताएंगे, विसर्ग है, व्यंजन है, स्वर है, कौन सी है, तोड़ के देखते हैं। नदी, बहुत से इसका विच्छेद गलत कर देते हैं। नद्यंबु का विच्छेद देखिएगा कैसे करते हैं भाई, सही से ये वाली कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसको तोड़ के देखिए नद्यंबु, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका ना एक तो ये दे और ये आपका ये मतलब दे आधा, और ये मिलकर के ये दे बनता है, विद्यालय वाला दे। तो नद्यंबु, तो नद नदी, और ये कैसे बना है वो तो बाद में देखेंगे, अंबु, नदी का अंबु, अंबु का मतलब होता है पानी, उदक बताया था, नद्यंबु। तो देखिए दे तो आधा हो जाएगा, और ई के बाद कोई स्वर आता है तो वो ये में बदल जाता है, और अंबु ऐसे ही रहेगा, तो ये बन गया नद्यंबु। अब इसमें ये से पहले दे आधा है, व्यंजन आधा है, तो बताया गया था कौन सी संधि की पहचान है, ये रे ले वे से पहले यदि कोई व्यंजन आधा हो तो संधि बनेगी यण संधि, ध्यान है, यण संधि। अब यहाँ पर यण संधि तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये बताइए कि यण संधि कौन सी संधि का भेद है, विसर्ग संधि में हमने यण संधि नहीं पढ़ी, व्यंजन संधि में भी हमने यण संधि नहीं पढ़ी, इसके तो नियम पढ़े थे बस। स्वर संधि में, हाँ स्वर संधि में हमने 5 भेद पढ़े थे, 5 भेद में से एक भेद यण संधि का भी था। तो नद्यंबु में कौन सी संधि हुई, स्वर संधि, और स्वर संधि अगर ऑप्शन में होता है यण संधि तो फिर यण संधि को ही वरीयता दे देती है, ठीक है। आगे देखें गुरुवादेश, गुरुवादेश में कौन सी संधि है, गुरुवादेश, इसको बोलकर देखें गुरुवादेश, तो गुरु का, और एक खास ध्यान रखिएगा गुरु में, हालांकि दर्जा तो बहुत बड़ा होता है गुरु का लेकिन जब गुरु लिखते हैं तो दोनों ही छोटे ओ की मात्रा होती है, बहुत से इसमें बड़े ओ की मात्रा कर देते हैं, वर्तनी गलत कर देते हैं। तो गुरु और आदेश, हमने कहा था ई या ई के बाद कोई स्वर आए तो ये का रूप ले लेता है, ऊ या ऊ के बाद कोई स्वर आए तो वो वा का रूप ले लेता है, ऊ के बाद अन्य स्वर आया है तो वा का रूप ले लेगा, ठीक है। तो गुरुवादेश, गुरु का आदेश, गुरुवादेश, कौन सी संधि हो रही है इसमें, यण संधि, ये रे ले में। अब यण संधि तो कहीं नहीं दे रखी, लेकिन हाँ स्वर संधि दे रखी है, तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं कहेंगे अभी तो ठीक है, क्योंकि स्वर संधि के अंतर्गत हमारी कौन सी संधि आती है, यण संधि आती है। तो ये यण संधि की पहचान है अगर डीपली देखें तो, और वैसे ये स्वर संधि हो गई यहाँ पर, गुरुवादेश, गुरु और आदेश, ठीक है। अगला देखा है सावधान, सावधान, अगर को तोड़ेंगे कैसे, साव अलग करते धान अलग करते हैं, नहीं, स अलग, अवधान का जो मतलब होता है ना वो भी सावधानी होता है, लेकिन सावधानी, सावधानी वाली स्थिति, ठीक है। तो स अवधान, चेतावनी के साथ, सतर्कता के साथ, अवधान का मतलब सतर्कता, तो स किसके साथ, स का मतलब सहित, किसके साथ, अवधान के साथ, सतर्कता के साथ, ठीक है। तो सावधान, अब सावधान में कौन सी संधि हो रही है, जाहिर सी बात है अ और आ मिलकर के कौन सी संधि बनाते हैं, दीर्घ संधि बनाते हैं, और दीर्घ संधि यहाँ पर दे नहीं रखी है, लेकिन हाँ दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है, तो ये कंडीशन जाएगी स्वर संधि में। सावधान, स अवधान, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि या तो दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं सर्वोपरि,
सर्वोपरि कैसे करेंगे? सर्वोपरि को सर्व, पहले इसको विच्छेद कर लेते हैं। सर्व ऊपरी, सब में ऊपर, सर्व सभी में, और ऊपरी सर्वोपरि। तो सर्व और ऊपरी, अ और उ मिलकर के आवाज आ रही है ओ की, तभी तो ए ओ अर जाता है गुण संधि में, गुण संधि में जाता है। और गुण संधि यहाँ पर देनी रखी और गुण संधि जाती है स्वर संधि के अंतर्गत, तो आंसर यही ठीक होगा। सर्वोपरि, सर्व ऊपरी, या तो गुण संधि, और गुण संधि नहीं है तो फिर स्वर संधि। अगला दे रखा, अगला खुद ही संधि है। अब संधि को कैसे, संधि का कैसे विच्छेद करेंगे? पहले इसको तोड़ के देख लेते हैं। सम और धी। सम का मतलब होता है समान, पास में। धी का मतलब होता है रखना, पास में करके रखना, मिला करके रखना। हम क्या करते हैं, वर्णों को मिला करके तो रखते हैं यहाँ पर। तो सम और धी, सम समान रूप से, धी का मतलब होता है यहाँ पर रखना। ठीक है, तो सम धी। संधि का जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद वो होता है सम और धी। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? देखिए, इससे पहचान कीजिए। मैं पे हलंत लगा हुआ है बस, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? हल संधि। और हल संधि किसे कहा था हमने? व्यंजन संधि को कहा था। संधि में खुद कौन सी संधि है? संधि में है व्यंजन संधि। अगला देखें, निरपराध। नि और अपराध, ये कर रहे हैं। निरपराध, निरपराध में कौन सी संधि बताएंगे? कौन सी संधि है? देखिए, निह अपराध, निरपराध मतलब बिना अपराध के, तो अपराध की स्थिति है, और निह की स्थिति ये वाली आ गई, विसर्ग लगा हुआ है। अब पहचान कैसे करेंगे? विच्छेद भी सही होना चाहिए, संधि भी सही होनी चाहिए। विच्छेद जिसका बढ़िया है वो आराम से पहचान कर लेगा। देखिए, निह और अपराध, कौन सी संधि करेंगे? यहाँ विसर्ग का रे में परिवर्तन होगा। ये रे बताया था आधा, लेकिन जब ये स्वर लग जाएगा इसमें तो रे यहाँ पर पूरा हो जाएगा। रे यहाँ पर पूरा है। निरपराध में संधि हो रही है विसर्ग संधि। ठीक, अगला देखें, निर्लिप्त। निर्लिप्त में कौन सी संधि बताएंगे? इसकी भी स्थिति यही है, निह और लिप्त। विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का रे में परिवर्तन मतलब कि आधा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। निर्लिप्त, यहाँ पर संधि होगी विसर्ग संधि। अगला देखें, शयन। शयन, ऐ आय अव आव वाली स्थिति बताई गई थी। शय और अन्न, शय और अन्न, तो ये ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये ऐ की आवाज देगा, ऐ की आवाज। ये यही तो नियम पढ़ा था। नियम का आप जितना प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, वो उतना अच्छे से आपको याद होगा। आप सोचो एक बार पढ़ लिया और बस छोड़ दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है। संधि है, संधि जब जिता सकती है ना तो हरा भी सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और संधि में तो गलती होनी नहीं चाहिए। हिंदी में तो ज्यादा गलतियां होनी नहीं चाहिए। हिंदी पर आपकी पकड़ मजबूत रहनी चाहिए। जब भी आपको एग्जाम देने जाते, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से, कोई सा भी लेवल है, हिंदी तो उसमें आनी है। और हिंदी आने का मतलब है कि आपको हिंदी बढ़िया आनी चाहिए, उसमें पकड़ मजबूत रहनी चाहिए आपकी। अनलिमिटेड नहीं है ये, जीएस की तरह, जीके की तरह नहीं है। ठीक है, आप संधि के नियमों को बार बार प्रयास कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपका प्रयास करना बेकार जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, और आपको अच्छे से याद होगा। तो ए और अन वाली देखिए, अयन की स्थिति आ रही है और आय यहाँ पर बना हुआ है शयन। तो आय आय अब आव किस में जाता है? अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि और गुण संधि। अब स्वर व्यंजन वाली स्थिति यहाँ पे खत्म। देखिए, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, गुण, तो ये जो जा रहा है आपका, ये है अयादि संधि का उदाहरण। आय आय अब आव वाली स्थिति जो हमने की थी। ठीक है, अगला देखें,
व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है वो, अब तो ये सारे एग्जाम्पल एक जैसे हैं तो क्या करना पड़ेगा, विच्छेद करिए भाई। हालांकि इसका सही जवाब बता सकते हैं बहुत से जो देखने आ रहे हैं वो बता देंगे एकदम कि हाँ इसमें कौन सी संधि है, लेकिन जब कभी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन आ जाए और समझ में ना आए तो वहां आप विच्छेद कर लीजिए, विच्छेद से और क्लियर हो जाता है कि हमने एकदम सही बताया। देखें वी और उत्पत्ति, पहली बात तो ये कि हमने विच्छेद करके देख लिया वी और उत्पत्ति। अब दूसरी बात ये कि जब हमने कहा था कि ये रे ले वे किसी भी रूप में आए, चाहे वो या के रूप में आए, यू के रूप में आए, ये के रूप में आए, उससे पहले यदि व्यंजन आधा होता है, यदि उससे पहले व्यंजन आधा है तो वहां पर यड़ संधि की पहचान है। यू आया, यू से पहले वे आधा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर यड़ संधि है। ई के बाद कोई स्वर आया ऊ और वो किसमें परिवर्तन हो गया, यू में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर यड़ संधि है। अगला देखें स्वैच्छिक, स्वैच्छिक में क्या करेंगे भाई, स्वैच्छिक की स्थिति बताइए जरा, कैसे करेंगे। वो कहते ना मैंने कहा स्वैच्छिक किया, अपनी इच्छा से किया, अब बहुत से इसमें करेंगे स्वैच्छिक कर देंगे, नहीं स्वैच्छिक नहीं करना है। स्व, स्व का मतलब होता है अपना, खुद का, और ऐच्छिक, तो आ के बाद यदि ए आ जाए या आई आ जाए तो वो आई में ही परिवर्तित हो जाता है, यही तो नियम पढ़ा था। तो स्वैच्छिक, स्वैच्छिक हो गया है, ये दीर्घ संधि दिख रही है यहाँ पर, सॉरी वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि है भाई, दीर्घ नहीं है, वृद्धि हुई है, मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये अ और आ के बाद यदि ए आ जाए या आई आ जाए तो उसका आई दीर्घ आई हो जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ स्वैच्छिक, स्वैच्छिक वृद्धि संधि। अगला और लास्ट देखिए पित्रादेश, तो यहाँ पर रे पूरा है और ते आधा है। पहले तो त्रे को तोड़ लेते हैं, त्रे को तोड़ने का मतलब है ते और रे की आवाज इसमें आ गई है। अब संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो पित्रादेश क्या करेंगे, पितृ आदेश, पितृ मत कर देना भाई, पितृ नहीं करना है, कभी पितृ कर दें। कौन सा पितृ, वो से ये पितृ समझते हैं नहीं, यहाँ पर पिता का आदेश दिया जा रहा तो पिता को संस्कृत में पितृ लिखते हैं, ठीक है, ये वाली स्थिति गलत है। तो पितृ आदेश, पिता का आदेश, री के बाद कोई भी स्वर आने पर पूरा रे हो जाता है, यह संधि की पहचान है। और सी संधि, यह संधि रे पूरा हो गया है, ये रे लेवे की स्थिति, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो पूरा हो जाता है। तो ये बन गया पितृते आधा है और रे यहाँ पर पूरा है, पित्रादेश। तो कौन सी संधि करेंगे, ये हो जाएगी यण संधि। पित्रादेश में कौन सी संधि है भाई, यण संधि है। पित्रादेश ये रे ले वे की कंडीशन जिसमें भी आएगी वो यण संधि के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।